नमस्कार दोस्तों, बिजनेस पाठशाला से मैं सीए सत्यम गुप्ता आज आप सभी को जीएसटीआर 4 के बारे में बताऊंगा। जीएसटीआर 4 स्टेटमेंट जो होता है वो कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए होता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और जीएसटीआर 4 की कंप्लीट डिटेल आपको बताते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे जीएसटीआर 4 का इंट्रोडक्शन, मतलब जीएसटीआर 1 को क्या होता है, उसको कौन फाइल करता है, कैसे, जीएसटीआर 4 को फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, कौन से वो पर्सन्स होते हैं जो नहीं एलिजिबल होते हैं जीएसटीआर 4 के रिटर्न को फाइल करने के लिए, जीएसटीआर 4 को सही समय पे फाइल ना करने पे कौन सी लेट फीस और पेनल्टीज आपको देनी पड़ सकती हैं, और जीएसटीआर 4 एनुअल जो रिटर्न होता है वो कैसे डिफरेंट होता है जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न से। तो ये सब हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जीएसटीआर 4। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 4 क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं जो रेगुलर टैक्स पेयर से अलग होते हैं, जो कि जीएसटी के जो रेगुलर रेट्स हैं 5%, 12%, 18%, उससे टैक्स ना देके जो कॉम्पोजिशन डीलर का रेट होता है 1%, आधा परसेंट, 5%, उस पर टैक्स देते हैं, उनको जो रिटर्न फाइल करना होता है एनुअली उसको बोलते हैं जीएसटीआर 4। नॉर्मल टैक्स पेयर जो होते हैं उसको 3 मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। जो डीलर ऑप्ट करता है कॉम्पोजिशन का, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है कॉम्पोजिशन का वंस इन अ ईयर, और ये रिटर्न फाइल होता है 30 अप्रैल तक। मतलब जिस साल का रिटर्न था उसके अगले महीने की 30 तारीख तक ये रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। तो जीएसटीआर 4 जो रिटर्न होता है वो कॉम्पोजिशन डीलर फाइल करते हैं, और जो भी जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे होते हैं उनको 3 रिटर्न ना फाइल करने की जगह सिर्फ 1 रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 4 का, और वो रिटर्न साल भर का 1 रिटर्न होता है जो फाइल होता है साल पूरा होने के बाद अगले महीने की 30 तारीख तक, दैट इज 30 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और बात करते हैं कि हु शुड फाइल फॉर्म जीएसटीआर 4। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं उनको मैंडेटरी है जीएसटीआर 4 फाइल करना। इसमें कौन कौन से डीलर्स इंक्लूड होते हैं, देखिए इसमें इंक्लूड होते हैं टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सिंस रजिस्ट्रेशन एंड हैव नेवर ऑप्टेड आउट सब्सिक्वेंटली। मीन्स जब से जीएसटी आया था जुलाई 2017 से, उस समय जो डीलर्स थे जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया और आज तक उससे वो बाहर नहीं आए हैं, तो वो सारे डीलर्स को जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। दूसरी जो हम आपसे बात करते हैं वो होते हैं टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड इन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिफोर स्टेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर सिंस जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। मींस क्या हुआ कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था और फाइनेंशियल ईयर बिगन होने से पहले जिन्होंने जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए कॉम्पोजिशन वाला स्कीम ऑप्ट कर लिया था, उन सभी को जीएसटीआर 4 स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। क्या बात सामने आई? बात ये आई कि जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर लिया था फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग होने से पहले, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय, उन सारे डीलर्स को जीएसटीआर 4 का स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। लास्ट में जो बात बोली गई वो है टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड इन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बट हैव सब्सिक्वेंटली ऑप्टेड आउट एट ड्यूरिंग टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बोलता है जैसे सपोज हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर लिया, हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक कॉम्पोजिशन के डीलर बने रहे, हम उस पर रिटर्न हमने उस तरीके से टैक्स उसमें जमा कर दिया, मगर हम अगस्त के बाद हम कॉम्पोजिशन से निकल के रेगुलर में चले गए, तो जो रिमेनिंग टाइम के लिए हम कॉम्पोजिशन में अगर रहे थे और हमने ड्यूरिंग द ईयर उसको ऑप्ट आउट कर लिया, तो उस पीरियड का जो रिटर्न था उस पीरियड में भी हमको जीएसटीआर 4 का अपना कॉम्पोजिशन डीलर वाला जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये मैंने बात आपको बताई कि जीएसटीआर 4 रिटर्न किसको किसको फाइल करना है और कौन कौन से वो लोग हैं जो साल के बीच में आ गए थे, मतलब साल में थे, पूरे साल रहे, या जीएसटीआर का जो कॉन्सेप्ट आया था उससे पहले उन्होंने कॉम्पोजिशन डीलर का ऑप्ट कर लिया था और वो अभी तक कॉम्पोजिशन डीलर है, या कोई ऐसे कॉम्पोजिशन डीलर जो जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी, साल के बीच में वो बाहर निकल गए स्कीम से, मगर उनको जीएसटीआर 4 का अपना कॉम्पोजिशन वाला रिटर्न फाइल करना पड़ेगा साल में एक बार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि वो कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो इनएलिजिबल हैं जीएसटीआर 4 का रिटर्न फाइल करने के लिए। देखिए जीएसटीआर 4 मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन डीलर फाइल कर सकते हैं, मगर कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो फाइल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें हो गया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो एनआरटीपी वाले पर्सन होते हैं वो जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा टैक्स पेयर्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है वो जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करेंगे। टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस, जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है वो जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनको जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करना है। उसके बाद टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू डिडक्ट टीसीएस, जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनको भी जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करना है। और लास्ट में 3 बचते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यूआईएन, ओआईडीएआर, मतलब ये लिस्ट आपकी हो गई
7 लोगों की कि ये 7-8% जो हैं इनको GSTR 4 का अपना रिटर्न फाइल नहीं करना है, ये GSTR 4 का रिटर्न फाइल करने से इनएलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं GSTR 4 की ड्यू डेट। सर GSTR 4 रिटर्न आप फाइल तो कर रहे हैं मगर उसकी ड्यू डेट कैसी होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 4 रिटर्न इज द 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच GST कंपोजिट रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। मीन्स GSTR 4 एक एनुअल रिटर्न होता है, साल में एक बार फाइल होता है, और वो फाइल कब होगा? जो पूरा साल आपका बीत गया अप्रैल टू मार्च, तो जब अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल के महीने की जो 30 तारीख होगी वो ड्यू डेट हो गई आपकी GSTR 4 फाइल करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, उनको आप ध्यान से समझिए कि GSTR 4 का रिटर्न अगर आपने एक बार फाइल कर दिया तो वो रिवाइज नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल करते समय बहुत ध्यान रखना है कि उस रिटर्न में कोई गलतियां ना हो, क्योंकि 4 का रिटर्न अगर फाइल हो गया तो वो रिवाइज फाइल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं लेट फीस की। लेट फीस ये बोलता है कि GSTR 4 का रिटर्न जिन्होंने भी लेट फाइल किया उनको 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब अगर 30 तारीख का ड्यू डेट थी और आप रिटर्न फाइल करते हैं अप्रैल में ना करके मई में 5 तारीख को, 5 दिन आप लेट करते हैं तो 200 × 5 मतलब 1000 रुपये की लेट फीस आपको पड़ेगी GSTR 4 का रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने की वजह से। मगर ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम लेट फीस थी उसको कैप कर दिया गया 5000 रुपये पे, मतलब 200 रुपये पर डे आप ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कोई बहुत दिनों बाद फाइल कर रहा है तो उससे आप 10,000 20,000 रुपये लेट फीस वसूल सकते हैं, या डिपार्टमेंट चार्ज करेगा। यहाँ पे क्या आ गया कि टोटल लेट फीस को 5,000 रुपीज़ पे कैप कर दिया गया है। 5,000 रुपये से ऊपर की लेट फीस आप डिपार्टमेंट वसूल नहीं करेगा। 5,000 से ऊपर की लेट फीस आपको GSTR 4 के रिटर्न में कभी भी डिपॉजिट नहीं करनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि GSTR 4A का जो एनुअल रिटर्न है वो कैसे डिफरेंट है GSTR 4 के क्वार्टरली रिटर्न से। देखिए 4 का एनुअल और 4 का क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट क्या आया कि अभी कुछ रिवीजन आए थे एक्ट में, उसमें क्या किया गया, GSTR 4 का जो टैक्स कलेक्शन था, भैया साल में फाइल करते हैं तो पेमेंट साल में हो रहा है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया क्वार्टरली का कि भैया पेमेंट आप जो है क्वार्टरली कर दो। तो वो जो एनुअल रिटर्न है और क्वार्टरली रिटर्न है ये दोनों अलग अलग कैसे हैं इसको समझने की बात करते हैं। देखिए GSTR 4 का एनुअल रिटर्न है वो क्वार्टरली रिटर्न से डिफरेंट इस तरीके से है कि GSTR 4 का जो रिटर्न है वो 31 मार्च 2019 का जो पीरियड था क्वार्टरली वाला वहाँ तक एप्लीकेबल था। GSTR 4 क्वार्टरली इज कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स बट एप्लीकेबल अप टू टैक्स पीरियड ऑफ 31 मार्च 2019। 2019 तक ही GSTR 4 का जो क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट था वो एप्लीकेबल था। उसके बाद क्या हुआ कि कॉम्पोजिशन के जो डीलर्स हैं उसके बाद जो आए हैं अब उनको एक फॉर्म आ गया CMP 08। CMP 08 का जो फॉर्म है वो क्वार्टरली फाइल करना होता है और GSTR 4 का जो रिटर्न होता है वो एनुअली फाइल होता है। देखिए बात क्या समझिए यहाँ पे कि जो 4 का रिटर्न पहले फाइल होता था क्वार्टरली, वो 31 मार्च 2019 की जो डेट थी वहाँ तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ गया वो आ गया CMP 08। अब CMP 08 जैसे आप 3B फाइल करते हैं वैसे ही एक फॉर्म का रिटर्न है, उस फॉर्म में जाके आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है आप उसको कैलकुलेट करते हैं, टैक्स जमा कर देते हैं, जिससे जो सरकार के पास पैसा है वो क्वार्टरली उनके पास अपना अमाउंट पहुँच जाता है। फिर एनुअल रिटर्न जो 4 का होता है वो आप फाइल करते हैं साल पूरा होने के बाद। तो साल पूरा होने के बाद जैसे आपने एक साल का ले लिया 19 से 20 का, 20 से 21 का, तो जब ये पूरा साल पूरा हो गया तो आपने अगले महीने की अप्रैल में 30 तारीख तक 4 का रिटर्न फाइल कर दिया। CMP 08 आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, अप्रैल मई जून का फिर फाइल करा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का फाइल किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसी तरीके से लास्ट में जनवरी फरवरी मार्च का फाइल करके जब चारों CMP 08 आपके फाइल हो जाएंगे तो आप फाइल करेंगे GSTR 4 का रिटर्न। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेट की। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे GSTR 4 का एक फॉर्मेट लाया हुआ है। GSTR 4 जब आप फाइल करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर GSTR पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लीवी और अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 सेंट्रल टैक्स रेट। ये सबसे पहले रिटर्न आप देखेंगे तो सबसे पहला कॉलम इसमें आया GSTIN नंबर का, जिस भी पार्टी का रिटर्न है उसका GSTIN नंबर यहाँ पे आएगा, लीगल नेम आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, पिछला साल जो है उसका टर्नओवर कितना था, उसी टर्नओवर के बेसिस पे एलिजिबिलिटी असर्टेन होती है कि नेक्स्ट ईयर वो कंपोजिशन ले सकता है क्या नहीं ले सकता है। ARN नंबर हो जाएगा, जिस डेट जो ARN नंबर आपको फाइलिंग के समय मिलता है वो यहाँ पे फिल होके आएगा, और डेट ऑफ ARN मतलब क्या डेट आपकी रही थी वो डेट आपकी यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगी जिस डेट पे आपने अपना रिटर्न फाइल किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिटर्न को। सबसे पहले आती है टेबल नंबर 4A। 4A जो हमारी टेबल है वो बात करती है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। जो भी आपने इनवर्ड सप्लाईज रिसीव करी है रजिस्टर्ड सप्लायर से
मतलब आप तो कॉम्पिटिशन में आ गए, मगर आपने जिससे सप्लाई रिसीव करी होगी वो रजिस्टर्ड पार्टी होगी। तो रजिस्टर्ड पार्टी से आपने जितनी भी सप्लाईज रिसीव करी उनकी डिटेल आप कहाँ देंगे, वो आप देंगे 4A में। 4B जो है वो बात करता है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लायर्स अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अब ऊपर वाले पॉइंट में क्या था कि अदर देन रिवर्स चार्ज की बात हुई थी, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर के साथ में रिवर्स चार्ज को जो अट्रैक्ट कर रही है उनको इंक्लूड करके जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 4C। 4C जो बोलता है दैट इज इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर थे, मतलब जैसे आप कॉम्पोजिशन के हो गए, आपने अनरजिस्टर्ड छोटे छोटे 4-5 सप्लायर से कुछ सामान लेके आए हैं, उसको रिसीव कर लिया, तो वो जो सप्लाई रिसीव आपने करी वो आपको यहाँ देनी है। आपको बताना है कितने सप्लायर से रिसीव करी, कितना रिकॉर्ड का रिसीव किया, उस पर टैक्स कितना बना, कितना IGST CSGST बना, वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे बताएंगे। पॉइंट टेबल नंबर ये जो आपने बनाया है 4C इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं 4D की। 4D जो टेबल है वो बात करती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड। अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है तो वो डिटेल आपको कहाँ देनी है, वो डिटेल आपको देनी है टेबल नंबर 4D के अंदर। फिर हम लोग आते हैं टेबल नंबर 5 पे। टेबल नंबर 5 बात करती है समरी ऑफ असेस्ड लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP 08। GST CMP 08 के अंदर जो आपने टैक्स लायबिलिटीज असेस करी, मैंने आपको ये बताया कि CMP 08 में आप जो है क्वार्टरली पेमेंट कर देते हैं। तो जो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं उसके बेसिस पे ये फॉर्म जनरेट होकर आता है कि भैया आपकी लायबिलिटीज़ कितनी कितनी आई, आउटवर्ड सप्लाई कितनी थी, इनवर्ट सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज लग रहा था वो कितनी थी, टोटल टैक्स आपने कितना पे किया और इंटरेस्ट अगर आपने पे किया वो, ये सारा अमाउंट जो होगा ये बाइफिकेट होगा। वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, IGST कितना हो गया, CGST कितना हो गया, UTGST कितना हो गया, वो सारा अमाउंट मिला के ये डिटेल आपकी कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी टेबल नंबर 5 दैट इज समरी ऑफ सेल्फ एसेस्ड लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP 08। लास्ट में हम लोग बात करते हैं टेबल नंबर 6 की तरफ, जो बात करता है टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ट सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब ये हमको करना क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ टैक्स रेट वाइज क्लासिफिकेशन कर देते हैं आउटवर्ड इनवर्ट कि कितना, मतलब 0.1 का था, कितना 1 का था, कितना 5 का था, उस वाइज हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इनवर्ड, आउटवर्ड और टोटल, उसका क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। वैल्यू डालेंगे, वैल्यू के बेसिस पे इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST, सेस डिवाइड होगा। ये टैक्स वाइड क्लासिफिकेशन जो आपका आएगा वो आ जाएगा पॉइंट नंबर 6 में, यहाँ पे टैक्स वाइड रेट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ट सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के आपको नेक्स्ट टेबल की तरफ ले चलते हैं, जो कि है टेबल नंबर 7, जो बात करती है TDS और TCS क्रेडिट रिसीव। TDS और TCS का क्रेडिट कितना रिसीव हुआ आपको, वो डिटेल जाएगी आपकी पॉइंट नंबर 7 में। फिर पॉइंट 8 बात करता है टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पेबल और अनपेड। जो भी टोटल आपने टैक्स पे किया, लेट फीस पे करी, इंटरेस्ट पे किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। लास्ट में एक वेरिफिकेशन होता है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो हमारी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट और करेक्ट है और कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड नहीं करी। इसके बाद जब इसको आप कंप्यूटराइज फॉर्म में फाइल करेंगे, ये डाउनलोडेड फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, जब आप कंप्यूटराइज फॉर्म में फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप OTP के बेसिस पे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आता है उसके बेसिस पे, या फिर आप अपने डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CMP 08 के बारे में, जो कि एक क्वार्टरली फॉर्म है जिसमें आपको GST का जो टैक्स आएगा कॉम्पोजिशन का वो डिपॉजिट करना है। देखिए इसको बोलते ही हैं स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स। बहुत ही सिंपल सा होता है, छोटा सा होता है। इसमें आप सिर्फ अपनी लायबिलिटी असेस करके उसका पेमेंट करते हैं। आप ध्यान दीजिए जल्दी से इस पे, पॉइंट नंबर 3 पे, समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी। खुद ही आप लायबिलिटी असेस करिए। आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो बताइए, इनवर्ट सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज वो बताइए, टैक्स पेबल उस पर कितना निकल के आ रहा है अपनी रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लिए वो बताइए। वही वाली बात हो गई, 0.5, 2%, 5% जो आ रहा है वो डालिए। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट कितना करना है वो करिए। टोटल पेमेंट बताइए कि भैया मेरा इस महीने का पेमेंट इतना बन रहा है। क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पे, 3 महीने में फाइल होता है तो क्वार्टर का पेमेंट इतना बन रहा है। वैसे ही नीचे एक वेरिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन कंसील नहीं करी गई है। और ये फाइल करने के बाद जो आपका फॉर्म है ये आपका एक EVC या डिजिटल सिग्नेचर से ये फॉर्म भी फाइल हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो GSTR 4 के रिटर्न है और CMP रिटर्न है दोनों आपके फाइल हो जाएंगे। कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं उनको यही काम करना होता है। अनलाइक रजिस्टर्ड पर्सन से बहुत सारे रिटर्न्स फाइल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। उसको ईजी बनाने के लिए GSTR 4 और CMP 08 का कॉन्सेप्ट लाया गया था। आपसे भी वो है कि अगर आप छोटे रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप GSTR 1 और 3B ना फाइल करके कॉम्पोजिशन की स्कीम ऑप्ट करके आप GSTR 4 CMP 08 से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं और सारे कॉम्प्लेक्स से बच सकते हैं। और GSTR का जितना भी झमेला है उसको छोड़ के कॉम्पोजिशन डीलर जो होते हैं उनको 2 रिटर्न फाइल करके
अपने बिजनेस पे फोकस करके सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।